थाईलैंड में छुट्टियां मनाने के लिए अक्सर उसके आहार और उसके उष्णकटिबंधीय जलवायु के संदर्भ में ही सोचा जाता है, लेकिन दक्षिण पूर्व एशियाई देश में देखने के लिए बहुत कुछ है। थाईलैंड के बारे में यह 10 ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता था। पर्यटकों को थाईलैंड की मुस्कान और खुशी की पेशकश के पीछे के बारे में नहीं पता था। थाईलैंड हमेशा से ही एक राजनीतिक रूप से अस्थिर देश है जहां चीजें एक पल के नोटिस में बदल सकती हैं। 1932 में थाईलैंड की संवैधानिक राजशाही की शुरुआत के बाद से देश के सशस्त्र बल थाई राजनीतिक जीवन में सबसे शक्तिशाली सेना रही हैं। नियमित तख्तापलट जो चुनी हुई सरकारों को प्रतिस्थापित करता है, उनने राजनीतिक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में वैधता प्राप्त की है। वास्तव में वर्ष 1912 से 2014 तक किसी नेता के तख्तापलट में 21 से कम कोई हिस्सा नहीं लेता था, जिसे अब योग्य नहीं माना जाता। यदि संभवतः सैन्य अवधि के लिए शासन किया जाए तो देश और भी अधिक अधीन हो सकता है। तख्तापलट के लिए थाईलैंड की प्रवृत्ति इस तथ्य से काफी हद तक सही है कि सेना ने हमेशा राजनीति में अग्रणी भूमिका निभाई है और वहां कभी लोकतंत्र नहीं हुआ है। इस तरह के तख्तापलट अक्सर दावों के साथ होते हैं, जो थाई लाओ परंपरा के अंतर्गत किए जाते हैं। सैन्य तब दावा करता है कि उनका लक्ष्य स्थिरता को पुनःस्थापन करना है और देश को आवश्यक रूप से अलग दिशा में नहीं ले जाना है। थाई सैन्य गुरुओं की कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं जो उनको दूसरों से अलग करती हैं, जो दुनिया में अफ्रीका या लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में हुए हैं। वे भारी रक्तपात के बिना निष्पादित करते हैं और राजा ऐतिहासिक रूप से एक स्थिर शक्ति रहा है क्योंकि सेना सरकार की जगह देश को नियंत्रित करती है। इस तरह की अस्थिरता के बावजूद देश अधिक या कम कार्य कर सकता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि राजा सभी राजनीतिक अस्थिरता और तख्तापलट में एक स्थिर शक्ति है जो थाईलैंड की जांच कर चुके हैं। पिछली शताब्दी तक और हाल ही में जब तक सम्राट भूमिबोल अदुल्यादेज ने शासन किया था, वह दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजा है और जिनके समर्थन के बिना विभिन्न गुटों ने अपने तख्तापलट में सत्ता को जब्त करने का प्रयास किया था, संभवतः उनके बिना असफल रहे। सम्राट भूमिबोल अदुल्यादेज की मृत्यु जो 2016 के अक्टूबर में हुई थी, उसे अब एक राष्ट्रीय त्रासदी के रूप में माना जाता है और उनके निधन पर व्यापक रूप से शोक व्यक्त किया गया था, यहां तक कि उनके पुत्र महावजिरालोंगकोर्न ने वंश को जारी रखने के लिए पदभार संभाला। राजनीतिक दरारों की वजह से थाईलैंड के स्थापित आदेशों पर लगातार खतरा था। राजा विशिष्ट अर्थों में एक सम्राट से अधिक और नागरिकता का प्रतीक है। इस कारण से थाई राजा वास्तव में थाई जनता की नज़र में एक बहुत ही प्रिय व्यक्ति हैं जो किसी भी राजनेता या सैन्य शासक से अधिक प्रतिष्ठित हैं। और शायद यही कारण है कि थाईलैंड में उचित लोकतंत्र की पकड़ नहीं थी और शायद ना ही कभी होगी। बौद्ध धर्म का थाईलैंड में एक लंबा इतिहास रहा है और वो आज भी महत्वपूर्ण है। यह राजशाही के साथ साथ थाई लोगों के धर्म के दोष के कारण है। विशेष रूप से थरवाद बौद्ध धर्म दुनिया में सबसे पुराना प्रकार का बौद्ध धर्म है और बौद्ध परंपराएं आज भी थाईलैंड में उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि अतीत में सदियों से थी। ऐसा है कि थाईलैंड को अक्सर बौद्ध धर्म की भूमि के रूप में जाना जाता है, जहां पूरे दिन की दिनचर्या के हाव भाव से बौद्ध धर्म ने अपनी छाप छोड़ी है। बौद्ध धर्म थाई संस्कृति में इतना प्रतिष्ठित है, यह अक्सर थाई पुरुषों के लिए एक परंपरा मानी जाती है कि वे अपने जीवन में एक समय के लिए भिक्षु बन सकते हैं, भले ही थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो। मंदिरों को पवित्र भूमि मानी जाती है। मंदिरों की संपत्ति पर अस्वाभाविक कार्यकरण वर्जित है। बौद्ध धर्म के बारे में एक बात है कि थाईलैंड में 2 स्तरीय प्रणाली है जिसमें शीर्ष पर भिक्षुओं और निचले स्तर पर आम लोग। यह निश्चित रूप से थाईलैंड के लिए कुछ अनूठा नहीं है क्योंकि बौद्ध सन्यासियों को प्रकाशित ट्रिपल जेम का हिस्सा माना जाता है और यह बौद्ध धर्म का सबसे सम्मानित पहलू है। यह थाईलैंड की मजबूत बौद्ध संस्कृति और बौद्ध धर्म के लिए श्रद्धा है। यह पहलू विशेष रूप से थाईलैंड में प्रबल है और अक्सर आम लोगों को छूट जाने की भावना के साथ छोड़ देते हैं। थाई संस्कृति कुल मिलाकर भिक्षुओं को कुलीन वर्ग की तरह रखती है। कई थाईस भिक्षुओं का अच्छी तरह से सम्मान नहीं करते और उनके लिए कुछ भी करने से डरते हैं क्योंकि वो लोग कर्म परिणाम से डरते हैं। थाई बौद्ध धर्म का आम जीवन सांसारिक जीवन में नैतिक रूप से जीने पर केंद्रित है, जबकि भौतिक दुनिया की उपयुक्तता और खुशियों का आनंद लेना ठीक है। एक व्यक्ति को नैतिक रूप से जीना चाहिए और दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। आम लोगों को कानून के प्रति सतर्क रहना चाहिए और यह सभी चीजें समाप्त होनी चाहिए। सच्ची खुशी की कुंजी व्यक्तिगत अभ्यास के माध्यम से आती है, न कि भौतिक भोग के माध्यम से और न ही किसी अन्य सांस्कृतिक या ऐतिहासिक बल से अधिक है। बौद्ध धर्म थाई समाज का हिस्सा है, उसी तरह से जैसे पेड़ एक जंगल का हिस्सा हैं और वो पूरी तरह से अविभाज्य है। क्षेत्र की कई भाषाओं की तरह थाई भाषा एक सुर संबंधी भाषा है जिसमें कुल मिलाकर 5 स्वर होते हैं जो इस बात से परिभाषित होते हैं कि क्या वह निम्न, मध्य या ऊंचा बढ़ रहा है या गिर रहा है। इसके अलावा थाई भाषा एक अद्वितीय और विशाल जटिल लिपि में लिखी गई है। यह वास्तव में एक वर्णमाला नहीं है, बल्कि एक प्रणाली है जहां प्रत्येक व्यंजन एक अंतर्निहित कोमल ध्वनि का आह्वान कर सकता है। इस प्रणाली के अंदर 44 व्यंजन अक्षर, 15 स्वर चिन्ह जो 28 विभिन्न स्वर रूपों में जोड़े जा सकते हैं और 4 तथाकथित विशेषक चिन्ह शब्द के स्वर को दर्शाते हैं।
यह कहने की जरूरत नहीं है कि अगर आप पश्चिमी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन से अभ्यस्त है, तो आपके लिए थाई भाषा सीखना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। थाई भोजन को आमतौर पर पश्चिम में मसालेदार और सुगंधित प्रकृति के साथ जाना जाता है, जो मिर्ची, करी, नट्स और नारियल का अक्सर भारी उपयोग करता है, जो आपको अमेरिका के एक थाई रेस्टोरेंट में मिलता है, वो आपको थाईलैंड में नहीं मिल सकता है। थाईलैंड में कीड़ों का भोजन बहुत आम है और थाईलैंड में यह एक स्थापित खाद्य मानक है। थाई शहरों के बाजारों में आप झींगुर, मकड़ियों, बीटल और अंडे और बहुत कुछ पा सकते हैं। कीड़े की खेती करना और उसका उत्पादन करना सस्ता है और इसमें बीफ या चिकन की तुलना में अधिक प्रोटीन है, और इस तरह कीड़े खाने की प्रथा थाई खाद्य संस्कृति का एक प्रमुख अवशेष है और जिसे पश्चिमी लोगों को अपनाने पर विचार करना चाहिए। पीढ़ियों के लिए एक कुलीन चीनी अल्पसंख्यक थाई समाज के ऊपरी क्षेत्रों में रहा है। मूल रूप से लेखांकन नौकरियों से निपटने के लिए राजशाही द्वारा आयात किया गया था, लेकिन चीनी एक स्थायी उपस्थिति रही है और वंशजों ने थाईलैंड में आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध समूह रहते हुए एक मजबूत चीनी पहचान बनाए रखी है, साथ ही साथ संस्कृति और भाषा के मामलों में अच्छी तरह से आत्मसात किया गया है। बौद्ध धर्म की महान विरासतों में से एक थाईलैंड में मंदिरों की नई सर्वव्यापी उपस्थिति है। ऐसे हजारों हैं, लेकिन उनमें से कुछ सही रूप से दूसरों की तुलना में अधिक प्रसिद्ध होने की प्रतिष्ठा को जोड़ते हैं, और इनमें से अधिक प्रमुख बैंकॉक का पन्ना बुद्ध का मंदिर है, जो कि लगभग 2000 साल पुराना है, जो कि प्रेत रोंग का ऐतिहासिक हिस्सा है। खमेर मंदिर परिसर, जो थाईलैंड के एकोन क्षेत्र में स्थित एक विलुप्त ज्वालामुखी पर स्थित है, जिसका निर्माण बलुआ पत्थर और लेटराइट से 10वीं और 13वीं शताब्दी के बीच किया गया था, और बैंकॉक में वॉट अरुण या भोर का मंदिर सबसे सुंदर मंदिरों में से एक माना जाता है। थाईलैंड में दुनिया के सभी जानवरों की प्रजातियों में से 1/10 पशु वन्यजीवों की एक बड़ी रेंज है। 285 स्तनपायी प्रजातियां और 925 पक्षियों की प्रजातियों में से एक है, जो यूरोप की संपूर्णता की तुलना में थाईलैंड के घर को केवल 300 पक्षियों का घर बताती है। कुछ स्तनधारी वन्यजीवों की प्रजातियों को काफी प्रभावशाली माना जा सकता है, जैसे कि तेंदुए, बाघ और अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान एशियाई हाथी। विश्व के कई हिस्सों की तरह थाईलैंड के वर्षावन और इसी तरह के स्थान और उसके भीतर रहने वाले जानवरों का नष्ट होने का बहुत खतरा है। दिलचस्प रूप से थाईलैंड के पड़ोसी देश यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन रहे हैं। इसके विपरीत थाईलैंड अपने इतिहास में कभी भी यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन नहीं रहा है। यह दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र देश है जो इससे बचने में कामयाब रहा। यह बड़े पैमाने पर जारी की गई चीजों के यूरोपीय मॉडल की नकल करने की कोशिश के द्वारा हासिल किया गया था। यह दावा किया जाता है कि उन्हें उपनिवेशवाद से चिन्हित किया जाता है। इसे आसानी से एक बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। दक्षिण पूर्व एशिया पर्यटन में अन्य देशों के साथ उपनिवेशवाद ने कई जटिलताओं को सामने लाया। वर्ष 2016 में थाईलैंड में जीडीपी का 17% हिस्सा पर्यटन से आया था, और यह थाईलैंड में एक महत्वपूर्ण और आवश्यक उद्योग है। थाई को गर्मजोशी से स्वागत के लिए जाना जाता है, और उनकी यह मानसिकता देश को अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाने में मदद करती है, जो आज विभिन्न अवसरों पर है। पिछले 2 दशकों में राजधानी बैंकॉक पूरे एशिया में सबसे अधिक देखी जाने वाला शहर रहा है। अद्भुत वन्यजीव, मंदिरों और भोजन के साथ संयुक्त रूप से थाईलैंड को पर्यटन के लिए सार्थक जगह माना गया है, और ऐसी अधिक शीर्ष सूचियों को देखने के लिए लाइक करना न भूलें और सदस्यता लेना सुनिश्चित करें। यदि आपने पहले नहीं किया है, हमारे अन्य सूचियों की जांच करना न भूलें, और देखने और सीखने के लिए धन्यवाद।